नागरिकता। और नागरिकता आपको संविधान में, जैसे आप सबको पता है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान मिलते हैं। ठीक है, नागरिकता जो प्रावधान है वो आपके, एक बात जो खास बात समझनी है वो क्या समझनी है, नागरिकता के जो कुछ उपबंध हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है, नागरिकता के जो कुछ उपबंध हैं वह उपबंध 26 नवंबर 1948 को ही लागू हो गए थे। मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है ना, ध्यान से क्या सुनना है। नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 में मिलती है और नागरिकता के जो उपबंध थे, ठीक है, नागरिकता के जो प्रावधान थे, जो अनुच्छेद थे, वो 26 जनवरी को नहीं, वो पहले ही लागू कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है। देखो वॉइस क्लियर है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सारी चीजें समझेंगे, निश्चिंत रहो। वॉइस क्लियर है, मैं विजिबल हूं अच्छे से, वॉइस क्लियर है सब लोग, मुझे ये कंफर्मेशन करो पहले। अभी रुको, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर है जहां तक मुझे लग रहा है, वॉइस क्लियर है। नाउ ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। वॉइस क्लियर है? चलो आप ठीक आ रही है, रिफ्रेश कर लो स्क्रीन को, बिल्कुल मयंक जी सही कह रहे हैं। देखो हाँ सामने ही हूँ ओपी ढाका जी। चलो नागरिकता की हम बात कर रहे थे, देखो मेरी बात को सुनो। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता का उल्लेख मिलेगा हमारे संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है ना, अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में आपकी नागरिकता के जो उपबंध हैं, जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं। उनमें उपबंधों या प्रावधानों को अच्छे से समझने के लिए क्या करना है, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि नागरिकता संबंधी जो उपबंध है, नागरिकता संबंधी जो उपबंध है वह 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा हमेशा एक गलती करता है जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाग 2 या आपके संविधान में जो नागरिकता का वर्णन है उससे संबंधित अनुच्छेद लागू किए गए, तो बच्चा टिक करता है, जैसे 26 जनवरी देखता है वो 26 जनवरी टिक करके आ जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद थे वो पहले ही लागू हो गए थे। हम बात कर रहे हैं नागरिकता क्या होती है, तो आप यूं कह सकते हैं नागरिकता जो है उस व्यक्ति को नागरिक कहेंगे जो देश का पूर्ण रूप में सदस्य होता है। ठीक है, एक सीधी सी बात समझे, उस व्यक्ति को देश का नागरिक कहा जाएगा जिसे राजनैतिक प्लस, ध्यान से सुनना, राजनैतिक व सिविल अधिकार जिन्हें प्राप्त होते हैं। ठीक है, देश के कुछ अधिकार होते हैं वो है राजनैतिक, और देश के कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, सिविल। तो देश के उस संबंधित देश के अगर राजनीतिक और सिविल अधिकार आपको प्राप्त है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब आप उस देश के क्या हो बच्चों, नागरिक हो। इसका मतलब आप उस देश के नागरिक हो। मेरे पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ ना में जवाब दो। क्लास को क्या चल रहा है, हाँ ना में जवाब दे दो मुझे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ जहां तक मैंने आपको समझाया है? मैंने आपको अभी तक यही समझाया कि नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 में और 26 नवंबर 1949 को यह प्रावधान क्या हो गए थे, लागू कर दिए गए थे। ठीक है ना, लागू कर दिए गए थे। नागरिकता का मतलब होता है किसी देश की पूर्णतः सदस्य होना, किसी देश का
पूर्णतः सदस्य होना ही नागरिकता कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी है ध्यान से सुनना। अगर नागरिकता की डेफिनेशन, परिभाषा अगर कभी देने को मिले ना आप लोगों को, ठीक है ना, सुनील जी, दिनेश जी, अगर आपको कभी डेफिनेशन देने को मिले, कोई पूछ ले कि राजनीति विज्ञान पढ़ी है आपने, पॉलिटी पढ़ी है, तो बताओ नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिक किसे कहते हैं, तो नागरिकता की परिभाषा क्या होगी? नागरिकता की परिभाषा होगी राजनीतिक व सिविल अधिकार। किसी देश के राजनीतिक व सिविल अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त है वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा। यह है आपकी नागरिकता की परिभाषा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। अब बात यहां आती है कि एकल और दोहरी, मतलब अगर एकल है इसका मतलब दोहरी नागरिकता भी होगी। हमने पहले भी चर्चा की थी, एकल नागरिकता मतलब केवल भारतीय होना, और दोहरी नागरिकता का मतलब होता है राज्य की और देश की दो नागरिकता होना। जैसे कि अगर मेरे पास में, एक एग्जाम्पल समझो, अगर मेरे पास में राजस्थानी भारतीय, मेरे पास में अगर राजस्थानी भारतीय दोनों की नागरिकता है तो वो हो गई दोहरी नागरिकता। पर मेरे पास, मैं भारतीय हूं और मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं राज्य की नागरिकता भी ग्रहण कर सकूं, ऐसा मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं क्या, आप सब लोग, हम सब लोग एक ही नागरिकता के आधार पर है, और वो है भारतीय नागरिकता। ठीक है, भारतीय नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान आपने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ठीक है, और दोहरी नागरिकता आपको मिलती है अमेरिका में। जो दोहरी नागरिकता है, ठीक है, जो दोहरी नागरिकता है वो आपको कहां मिलेगी? अमेरिका में। अमेरिका में राज्य की और संघ की दोनों प्रकार की नागरिकता है। भारत में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता है, और वो है संघ की, मतलब केंद्र की, केवल और केवल भारतीय। मेरे पॉइंट को क्लियर हुए? ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता है जो कि कहां से अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है। चलो, अब अगली बात क्या ध्यान रखनी है? तो सबसे पहली चीज किस प्रावधान में है? दूसरी बात 26 नवंबर को लागू हुई। तीसरी बात राजनीतिक सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं नागरिक। चौथी बात भारत में एकल नागरिकता है। अब बात को समझना, अगला पॉइंट क्या है नागरिकता के संबंध में? अगला जो 5वां पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना है बच्चों? कुछ ऐसे अधिकार हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। बताओ, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ठीक है, अगला मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को। सुनील, मैंने कहा ना, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपके 26 नवंबर 1949 को शुरू हो गया था। ठीक है ना, 26 नवंबर को आपने नागरिकता के संबंध में सारे उपबंध जो है वो तैयार करके लागू कर दिए थे संवैधानिक रूप में। ठीक है ना, तो देखो, आपके यहाँ जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसे, मतलब जो भारत का नागरिक है, ठीक है, तो केवल यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। दूसरे विदेशी व्यक्ति या जो शरणार्थी होते हैं उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। देखो, कुछ विदेशी भी होते हैं, ठीक है, कुछ शरणार्थी भी होते हैं। ठीक है, तो जो शरणार्थी हैं, जो विदेशी हैं, उन्हें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आप सबको पता चल ही रहा है, मैं ये सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं तो ये सारे मूल अधिकार हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 है, उदाहरण से समझा रही हूं, अनुच्छेद 14 है वो विदेशी नागरिकों को भी मिला है, वो भारतीय नागरिकों को भी मिला है, वो हमारे यहाँ जो शरणार्थी हैं उन्हें भी मिला है। तो जो अनुच्छेद 14 है वो सबको मिला, पर अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों को मिला।
16 केवल भारतीयों को मिला, 19 केवल भारतीयों को मिला, 29 केवल भारतीयों को मिला। मैं बात कर लेती हूं 18, ठीक है। तो विदेशियों को भी लिए, प्लस भारतीयों को भी, प्लस शरणार्थियों को भी, ठीक है। चलो अनुच्छेद 20, तो 20 जो है वो विदेशियों को भी मिला, भारतीयों को भी मिला, शरणार्थियों को भी मिला। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूं, वो ये है कि केवल भारतीयों को, ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को मिले हैं, और वो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30 वोट देना, ठीक है। आपके यहाँ चुनाव होते हैं, उनमें वोट देना, और चुनाव लड़ने की आजादी उसी व्यक्ति को है, उसी नागरिक को है जो भारत का नागरिक होगा। ये पॉइंट क्लियर। एक ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मेरी बात को सुनना। जो व्यक्ति भारत की जमीन पर पैदा हुआ हो, जिसने क्या लिया हो? जन्म लिया हो, ठीक है, प्लस जिसने प्राकृतिक रूप में, ठीक है, प्लस जिसने प्राकृतिक रूप में अर्जित की हो नागरिकता, जिसने प्राकृतिक रूप में नागरिकता को क्या किया हो बच्चों? अर्जित किया हो। अब दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम जो भारत में पैदा हुआ, ठीक है, जो भारत में पैदा हुआ, चलो वो तो क्लियर है, पर ये प्राकृतिक रूप में क्या होता है अभी हम समझेंगे। आपके जो भारत संशोधन अधिनियम 1955 था, उस 55 के अनुसार कुछ 5 प्रकार के ऐसे तरीके बताए गए जिनके माध्यम से एक व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, अर्जित कर सकता है। उन्हीं अर्जित में से एक तरीका होता है प्राकृतिक रूप, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो कला है साहित्य से जुड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश की तो नागरिकता त्याग दी, आपके भारत देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन व्यक्तियों को हमारी केंद्र सरकार नागरिक प्रमाण पत्र जारी करके, नागरिक प्रमाण पत्र से नागरिक घोषित करती है, नागरिक का दर्जा देती है, ठीक है। तो मैं आपको बात जो समझाने वाली थी वही समझ लो। जन्म, ठीक है, जो पैदा हुआ हो, जन्म और प्राकृतिक रूप में अगर किसी ने नागरिकता अर्जित की हो, वही व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। बात को सुनना, ठीक है। राष्ट्रपति कौन बन सकता है? जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ हो, ठीक है, या फिर जिसने प्राकृतिक रूप में नागरिकता को प्राप्त किया हो। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब इसी में एक अपवाद स्वरूप बात समझना, इसी में एक नोट लगाकर बात समझना। अमेरिका में केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका की जमीन पर पैदा हुआ हो। मेरी बात समझे? मेरी बात को समझे। जन्म प्लस प्राकृतिक रूप में नागरिकता मिली है तो भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ हो और ऐसा व्यक्ति जिसने नागरिकता अर्जित की हो, दोनों प्रकार के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। परंतु अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में, ठीक है, तो अमेरिका में वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका की जन्म भूमि पर या अमेरिका में पैदा हुआ हो, उसका जन्म उसी भूमि पर हुआ हो। वही व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। मेरा पॉइंट यहां तक आप सबको क्लियर हो गया? चलो, ये मुझे आपको नागरिकता को लेकर कुछ प्रावधान, कुछ पॉइंट्स बताने थे। अब हम लोग अनुच्छेद शुरू कर देते हैं। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद क्या कहते हैं, फिर आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग नागरिकता के संबंध में मैं आपको 6-7 बातें आपको बतानी थी। ठीक है, 6-7 बातें आपको जो बतानी थी वो मैंने बता दी। यहां अब मेरी बात को समझो। देखो, नागरिकता में हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, ये कह रहा है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को जिस वक्त संविधान लागू होगा, संविधान लागू होने के दौरान नागरिकता से संबंधित उपबंध मतलब क्या है, ये साफ कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को,
26 जनवरी 1950 को जब हमारे यहाँ संविधान लागू होगा, ठीक है, जब हमारे यहाँ संविधान लागू होगा, जब हमारे यहाँ संविधान लागू होगा, उस दौरान भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है? जब संविधान लागू होगा उस वक्त भारत का नागरिक कौन कौन होगा? तो पहली बात तो कही, वह भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत की जमीन पर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? वह नागरिक होगा जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि माता पिता में से किसी एक का जन्म, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत की भूमि पर हुआ हो। पॉइंट को समझो। ठीक है, तो जो हम जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था उस वक्त नागरिक कौन कौन रहे? संविधान के अनुसार वो व्यक्ति नागरिक रहा जो जिसका जन्म हमारी भूमि पर हुआ। दूसरी बात, माता पिता, दूसरी बात क्या समझना है? माता पिता में से किसी एक का जन्म, ठीक है, माता पिता में से किसी एक का जन्म जो है वो भारत की जमीन पर हुआ हो। माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत की जमीन पर हुआ हो। और तीसरी बात, और गौर लगा के ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 1950 मतलब जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, ठीक है, जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उसके लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व 5 वर्ष, पूर्व 5 वर्ष यदि वह व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो। बात तो समझना, वो व्यक्ति देखो जिनका जमीन, जो भारत की जमीन पर पैदा हुए, जो हमारा आज भूभाग है उस जमीन पर पैदा हुए। दूसरा, माता पिता में से कोई एक पैदा हो गया हो तो भी ठीक है, ठीक है, बट अब मान लो माता पिता में से भी किसी का जन्म नहीं हुआ, खुद का जन्म भी नहीं हुआ, अब अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसमें एक व्यवस्था और जोड़ी गई, एक व्यवस्था और जोड़ी गई। और वो क्या जोड़ी गई कि अगर आप, जब हमारा संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हो रहा है, ठीक है, उस दिन से मतलब उस संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर वो व्यक्ति 5 साल पहले से, 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी 1950 जिस दिन लागू हुआ उस दिन से 5 साल पहले तक अगर वह व्यक्ति निवास कर रहा है, 5 साल पहले से अगर वो व्यक्ति रुक रहा है, रह रहा है, निवास कर रहा है, तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा या माना जाएगा। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? तो आपके यहाँ अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है, एक बार इसको देख लो। आर्टिकल धीरे धीरे इसलिए चलाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 11 समझ लो, 5 से लेकर 11 तक कुछ पॉइंट्स तो क्या होता है केवल इन अनुच्छेदों में क्लियर हो जाएंगे आपके। तो क्या कह रहा है कि जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के दौरान नागरिकों के संबंध में उपबंध मतलब कौन नागरिक होगा इसकी बात की गई आपके अनुच्छेद 5 के अंदर, जिसमें क्या कहा, जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ हो वो नागरिक होगा, माता पिता से किसी एक का जन्म भारत की जमीन पर हुआ वो नागरिक होगा, या फिर संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले से अगर वो व्यक्ति भारत में रह रहा है, 5 वर्ष पहले से अगर वो व्यक्ति रह रहा है तो आप उसे भारत का नागरिक घोषित कर सकते हैं, तो वह भारत का नागरिक होगा। मुझे बताओ अनुच्छेद 5 क्लियर? हम आगे चले, हाँ ना में जवाब दो फटाफट। अनुच्छेद 5 जो है, जो हमने पढ़ा समझा वो क्लियर? हम आगे बढ़े, फटाफट जवाब दो मुझे, हाँ ना में रिप्लाई कर दिया करो। जैसे अनुच्छेद क्लियर होता है ना, हाँ ना में रिप्लाई करते मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो अगली बात, अब पढ़ेंगे अगला अनुच्छेद 6। अगला अनुच्छेद क्या है? 6 अनुच्छेद। देखो अगला जो अनुच्छेद है 6 अनुच्छेद, ये किसकी बात करता है? ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों, पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के संबंध में नागरिकता के प्रावधान। बात को समझना,
इस बात को अच्छे से समझना। अगर कोई व्यक्ति बाहर से मतलब पाकिस्तान से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। तो पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के संबंध में नागरिकता के प्रावधान, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात ध्यान रखना, एक तारीख है 19 जुलाई 1948, ये तारीख याद रख लोगे ना, इतनी उम्मीद कर सकती हूं मैं तुमसे। 19 जुलाई 1948 हुआ क्या, बात समझना। इस प्रावधान में लिखा, जो व्यक्ति, ठीक है ना, जो व्यक्ति इस तारीख से पहले भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वह सामान्य तरीके से नागरिक बन सकता है। सामान्य तरीके से नागरिक बनने का मतलब क्या है, ठीक है, समझ लो इस बात को। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति आया, अगर इससे पहले कोई भी व्यक्ति आया तो वो व्यक्ति सामान्य तरीके से मतलब नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाए और वो भारत का नागरिक हो गया, कोई उसके लिए परेशानी की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर 19 जुलाई के 1949 के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो मूल संविधान में जो लिखी है ना, मैं उसी बात की चर्चा कर रही हूं, ध्यान से सुनना। मूल संविधान में जो लिखा था मैं उसी की चर्चा करूंगी, ठीक है ना, ठीक है, उसी की चर्चा करूंगी। आज वर्तमान की क्या परिस्थिति है वो हम आपके भारत संशोधन अधिनियम 1955 में पढ़ लेंगे, ठीक है। दिनेश, इतना समझ लो, अगर कोई 1950 में जब संविधान लागू हुआ था ना, तो लागू हुआ उससे मतलब अगर कोई व्यक्ति 1945 से लेकर 5 साल तक 5 वर्ष अगर वो भारत की जमीन पर रह रहा है तो उस व्यक्ति को आप नागरिकता दे सकते हो। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आपने सबने पढ़ा होगा, मैडम 7 साल पढ़ा है हमने, तो क्या पढ़ा है, 7 साल की। अगर कोई भारत में 7 वर्षों तक रहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्षों तक रहता है तो उसको नागरिकता दी जाती है। तो मेरे बच्चों, जो 7 वर्ष का प्रावधान है वो आपके संशोधन अधिनियम 1955 के अंदर लिखा हुआ है, उस अधिनियम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहां तो बात हो रही है 1950 मतलब संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 45 से लेकर 50 5 साल तक भारत में रहा तो उसको नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था पॉइंट, क्लियर। अब देखो, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले कोई व्यक्ति आया, अगर इस तारीख से पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे सामान्य तरीके से नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इस तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक होता है। मेरी बात को समझना, मेरी बात को एक बार फिर समझ लो, मेरी बात को एक बार फिर अच्छे से समझ लो। हाँ, आगे पढ़ाऊंगी 7 साल, अभी नहीं है, अभी तसल्ली रखो। अभी आप वो स्थिति पढ़ रही हो जो 1950 में आपके यहाँ संविधान लागू हुआ था ना, उस वक्त क्या कंडीशन थी वो पढ़ रहे हैं। करंट की कंडीशन आएंगी, अभी तसल्ली रखो। आपके यहाँ जो अभी नागरिकता बिल आपका जो संशोधन अमेंडमेंट है उसको भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि करंट को लेकर अच्छे प्रश्न तैयार होंगे, ठीक है ना। देखो, तो 19 जुलाई 1949 के बाद अगर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आया, ठीक है ना, जैसे ये खत्म हो मुझे हाँ ना में जवाब देना कि ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को अपने रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से पहले वह व्यक्ति 6 माह तक, ठीक है ना, उसे 6 माह तक रजिस्ट्रेशन से पहले 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक होगा, ठीक है। ये मूल संविधान में लिखा था। हालांकि आज तो कंडीशंस बदल गई हैं, आज तो कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन से पहले 7 वर्षों तक अगर वो भारत में निवास कर चुका है तब जाकर उसे रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है। ये आज लेटेस्ट की बात है।
परंतु अगर मैं बात कर लूं मूल संविधान की, और अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि मूल संविधान में पंजीकरण से पूर्व कितने समय तक भारत में रहना आवश्यक था, मैं बताऊं हर बच्चा क्या करेगा, 7 वर्ष टिक करके आएगा, जो कि गलत जवाब होगा। जो कि क्या होगा, गलत जवाब, क्योंकि मूल संविधान में लिखा था कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मूल संविधान में लिखा था कि रजिस्ट्रेशन से, वो भी कब, 1948 के बाद में अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है नागरिकता की, तो उस रजिस्ट्रेशन से पहले 6 माह तक, उस रजिस्ट्रेशन से पहले 6 माह तक निवास करना आवश्यक होगा। ये थी मूल संविधान की बात। आज कंडीशंस बदल गई। आज कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन से पूर्व 7 वर्षों तक निवास करने की आवश्यकता, या 7 वर्षों तक निवास होना चाहिए भारत के अंदर। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर? तो यहां तक बात समझे? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। क्या अनुच्छेद 6 आपको समझ में आ गया? बहुत इजी है, अगर आप इसे वैसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे। बहुत इजी है। इससे पहले अगर कोई नागरिक बनता है तो मजे से आराम से बन सकता है। इसके बाद अगर आपको नागरिकता चाहिए, ठीक है, इसके बाद नागरिकता चाहिए तो बेटा जी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीने तक, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 महीने, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले 6 महीने भारत में निवास होना आपका आवश्यक होता है। चलो, ये तो हो गई बात उसकी, ध्यान से सुनना, ये तो बात हो गई जो भारत में आना चाहते हैं। अब बात करेंगे जो भारत से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो है आने वाले, अनुच्छेद 7 है जाने वाले। ठीक है, तो 6 को ही ध्यान रख सकते हो आने वाला, और 7 को ही ध्यान रख सकते हो जाने वाले। अब देखो अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 7। अगला अनुच्छेद हम पढ़ेंगे और वो कौन सा है, अनुच्छेद 1947। ठीक है, 6 मार्च 1947। अब मेरी बात को समझना, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, इस तारीख का महत्व बताऊंगी अभी, रुक जाओ, इस तारीख की इंपॉर्टेंस बताएंगे। अभी केवल यहां ध्यान रखो कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। कंडीशन है, अगर ऐसा नहीं है कि मान लो कि मैडम कोई व्यक्ति घूमने चला गया पाकिस्तान, मैं घूमने चला गया, ठीक है ना, घूमने चला गया और 2 दिन बाद वापस आ गया, तो क्या मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ, मैंने नहीं पढ़ाया, चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, मैंने ये कहा है कि भारत से पाकिस्तान में गए नागरिकों के संबंध में उपबंध, भारत से पाकिस्तान में जो नागरिक गए हैं उनके संबंध में जो उपबंध थे उनकी बात है, जिनमें साफ लिखा है, पहली बात कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली, जिसने क्या किया, पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो वह भारत की नागरिकता से समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? तो उसकी भारत की नागरिकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब ध्यान क्या रखना है, अब यह ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, मान लो अगर इस तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति, इस तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, समझना, इस तारीख के बाद, मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, परंतु पाकिस्तान पसंद नहीं आया, पाकिस्तान चला तो गया परंतु पाकिस्तान पसंद नहीं आया और उसे अपने देश वापस लौटना है। ठीक है ना, उसे अपने देश वापस लौटना है। ठीक है, तो मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से उसे पुनः लौटना है, उसे अगर वापस लौटना है तो रजिस्ट्रेशन से 6 माह पूर्व निवास करे,
टेक्निकल टीम से अनुरोध है, इसको चेक करो, वीडियो बीच में रुक रहा है या क्या है। देखो 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान चला गया, ठीक है ना, कोई पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान पसंद नहीं आया, पाकिस्तान से वापस आना चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान से वापस आना चाहता है तो बिल्कुल आ सकता है। हमने क्या कहा, बिल्कुल वो व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से 6 माह पूर्व उसको भारत में निवास करना होगा और फिर उसको हम रजिस्ट्रेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उसको भारत का नागरिक जो है वो घोषित कर सकते हैं, भारत की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब क्यों जाएगा मैम देखो होता है कई बार हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त उपबंध थे क्योंकि लोग कंफ्यूज थे। उस वक्त की जो मतलब ये मैं जो बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ 1950 के संविधान की। उस वक्त जो लोग थे, जैसे मान लो कोई मुस्लिम है, उसे लगता है कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मुसलमान विशेष के लिए बना है, ठीक है ना, मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो भारत से पाकिस्तान में पलायन करेगा, जाएगा वहां, और वहां जाकर हो सकता है वहां का वातावरण या वहां के लोग या वहां की व्यवस्थाएं उसे पसंद नहीं आए और वो सोचे कि मुझे मेरे देश ही लौटना है, पाकिस्तान मेरे लायक नहीं है, मैं पाकिस्तान के लायक नहीं हूं या मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, तो वो व्यक्ति वापस लौट कर आना चाहते हैं। तो हमारे संविधान में उसकी भी व्यवस्था की, अगर चले गए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वापस आना चाहते हो, ठीक है, अगर वापस आना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कराने से 6 माह पहले भारत में निवास करो और 6 महीने निवास करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओ और उससे आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। बट उसमें कंडीशन इतना ध्यान रखना, भारत में रहे हो और भारत से पाकिस्तान गए हो और पाकिस्तान से वापस भारत में आए हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में ही रह रहा हो, पाकिस्तान में रहा और पाकिस्तान से वापस आया ना, इसमें कंडीशन क्या है, भारत में रहा हो, ठीक है, पाकिस्तान चला गया हो और वापस आ गया हो। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो निश्चिंत रहो। अभी आप सोच रहे थे मैडम क्यों भेजा हमारे लोगों को पाकिस्तान, तो आपके लोगों को पाकिस्तान से वापस भी बुला लिया गया, ठीक है ना। बिल्कुल संजेश, पाकिस्तान में हिंदू भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ ना में जवाब दो, हाँ ना में जवाब दो। आपने पाकिस्तान भेज दिया और वापस बुला लिया तो आपकी जनसंख्या भारत की कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब खुश, ठीक है ना। चलो हाँ ना में जवाब दो। अनुच्छेद 7 क्लियर, पॉइंट क्लियर। चलो अगली बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, अनुच्छेद 8 की। तो अनुच्छेद 8 भी बहुत आसान है, ठीक है ना। अनुच्छेद 8 भी बहुत आसान है, ये साफ कहता है, ये साफ क्या कहता है, मूल, ठीक है, मतलब यूं कह सकते हो अनुच्छेद 7 में भारतीय मूल, ठीक है। भारतीय मूल का मतलब क्या कह सकते हो, मैं भी समझाती हूं, पहले मैं इस लाइन को लिख दूं फिर अर्थ समझाऊंगी भारतीय मूल का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हो, नहीं संतोष तसल्ली रखो, ठीक है, तसल्ली रखो, भी ऐसा नहीं कह सकते हम, जो भी है जैसा भी है सब अपनी जगह अच्छे हैं। तो भारतीय मूल, ठीक है, तो भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक जो, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में या कह सकते हैं बाहर रहे हो, उनके संबंध में, उनके नागरिकता के संबंध में उपबंध, नागरिकता के संबंध में उपबंध। तो मेरी बात को एक सिंपल डेफिनेशन से समझो, ठीक है। मैंने यहाँ केवल इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मुझे पता है, लिखकर। एक सिंपल सी बात समझो। सिंपल सी बात क्या समझनी है, सिंपल सी बात क्या समझनी है कि सिंपल सी बात क्या समझनी है, यह समझनी है कि भारत मूल, क्या समझना है, भारत मूल का, ठीक है। भारत मूल का मतलब वो व्यक्ति
जिनमें से जो वो व्यक्ति जिनके माता पिता दादा दादी, ध्यान से सुनना, जिनके माता पिता, ठीक है, माता पिता या दादा दादी, ठीक है, दोनों माता पिता हो या दादा दादी हो, उनमें से किसी एक का भी जन्म अगर भारत की जमीन पर हुआ हो, दादा दादी का या माता पिता का, ठीक है ना, दादा दादी या माता पिता का जन्म भारत की जमीन पर हुआ हो, वो कहलाते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, वो क्या कहलाए, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता है या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ, किसी का भी जन्म भारत में हुआ और वो आज विदेश में रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, फॉरेन रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को भारतीय रूप में देखा जाए या भारत की नागरिकता देने के लिए जो उपबंध किए गए हैं वो कहां किए गए हैं, अनुच्छेद 8 में। तो यूं समझ लो, जिनके माता पिता, सिंपल सी लाइन में समझ लो, जिनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो और आज वह विदेश में रह रहे हो, निवास विदेश में कर रहे हो, तो उन व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी उपबंध कौन से अनुच्छेद में मिलेंगे बच्चों, 8वें में। सिंपल समझ लो, जो अपना आदमी जिसका जन्म भारत की जमीन पर हुआ और वो आज अगर विदेश में रह रहा है, और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 8 के उपबंधों के आधार पर दी जाएगी। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? हाँ ना में जवाब दो। अनुच्छेद 8 में साफ लिखा है कि माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत की भूमि पर हुआ है, ठीक है ना, अगर भारत की भूमि पर हुआ है तो अगर वो व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसको आज हमारे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसे भारत की नागरिकता देने के उपबंध, प्रावधान, कानून कहां मिलेंगे, अनुच्छेद 8 में मिलेंगे। सिंपल सी बात है, विदेश में रह रहे व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने संबंधी उपबंध कौन सा है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 और इजी है, वो तो सबको पता है तुम्हें। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, मान लो कोई भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, कोई भारतीय व्यक्ति है अपना ही, अगर कोई भारतीय नागरिकता रखने वाला व्यक्ति विदेश में जाता है और वह विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, विदेश में जाता है और विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो जैसे ही विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है वैसे ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत शानदार। मतलब ये अनुच्छेद 9 का मतलब NO, नो, नहीं का मतलब अगर आपने भारतीय नागरिकता ली, अगर आपने विदेशी नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता आपकी हो जाएगी समाप्त, ठीक है। अगर आप बाहर फॉरेन गए और आपने मान लो अमेरिका की नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता खत्म। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए और आपने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर? ये तो मैं उम्मीद करती हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने बाहर विदेशी कोई भी नागरिकता प्राप्त करी और उसके बाद आपकी भारतीय नागरिकता हो जाती है समाप्त, ठीक है। अगली बात देखो, वो सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। विजय जी, बिल्कुल विजय जी, सारी चर्चा करेंगे कितने समय बाहर रहते हो तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है या नहीं होती है, वो सारी चीजें तसल्ली से पढ़ेंगे। वो तो तब है जब आप जा रहे हो, ठीक है। बाहर अगर आप विदेश में 7 वर्षों तक बिना सूचना दिए अगर आप 7 वर्षों तक विदेश में रह रहे हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है, ठीक है ना। यहां तो एक कंडीशन अलग है, यहां आपको साफ कहा कि मान लो कोई व्यक्ति गया और कोई व्यक्ति ने साल भर के अंदर ही नागरिकता ले ली विदेशी, तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एकल है,
भाई या तो तू विदेश की नागरिकता रख ले या भारत की नागरिकता रख ले, ठीक है ना। अब आगे समझो, अनुच्छेद 10वां। अनुच्छेद 10वां क्या कहता है? ये कहता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, नागरिकता के संबंधी अधिकार प्रावधान या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब तक होगा जब तक संसद के द्वारा कानून में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है? आज एक उदाहरण समझना, आपके यहाँ अनुच्छेद इसमें नागरिकता में 2019 में ही अभी एक हलचल चली थी, हुई थी ना। हालांकि उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे उसकी चर्चा, ठीक है। तो यहाँ एक बात समझना, अगर आपकी संसद आज कह रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपकी संसद आज कह रही है कि उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिलेगी जिन्होंने कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। बात समझे? मान लो कल को संसद नियम बदल दे और कह दे कि नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 15 साल भारत में निवास किया हो, केवल उसी को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अब देखो, जैसे ही नियम बदला, समझना मेरी बात को, जैसे ही नियम बदला तो मुझे बताओ, जिन व्यक्तियों को 7 साल रहने के बाद में नागरिकता मिली और उनको आज रहते हुए केवल 10 ही साल हुए, तो जैसे ही संसद ने नियम परिवर्तित किया उन व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो भारत में एक व्यक्ति भारत का नागरिक या नागरिकों संबंधी अधिकार तब तक है उसके पास जब तक संसद अधिकारों में, या कह सकते हैं संसद जो है वो नागरिकता के प्रावधानों में परिवर्तन नहीं कर देती है। इतना समझो, नागरिक अधिकार तब तक आपके पास है जब तक, ठीक है, तब तक आपके पास है जब तक संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर देती है। अगली बात अगर हम बात करें, अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, ठीक है। अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। ये साफ कहता है कि नागरिकता को लेकर, नागरिकता के संबंध में कोई भी उपबंध हो, चाहे नागरिकता अर्जित करने की बात हो, चाहे नागरिकता समाप्त करने की बात हो, बात को समझना, चाहे नागरिकता अर्जित करने की बात हो, चाहे नागरिकता समाप्त करने की बात हो, चाहे नागरिकता को लेकर अन्य कोई भी कानून हो, कोई भी उपबंध हो, अन्य कोई भी कानून हो, अन्य कोई भी उपबंध हो, वह संसद विधि बनाकर किया जाएगा। संसद विधि, या आप कह सकते हो संसद कानून बनाकर कर सकती है। अब सिंपल से एक बात ध्यान रखना, आप अभी जैसे कि एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि मैडम नागरिकता किस मंत्रालय में आता है, तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, गृह मंत्रालय का हम सब ने नाम सुना है ना, गृह मंत्री। तो जो होम मिनिस्ट्री होता है ना, होम मिनिस्ट्री के अंदर नागरिकता के विशेष प्रावधान, मतलब होम मिनिस्ट्री में आती है नागरिकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे पॉइंट क्लियर। अनुच्छेद 9 वापस समझाए, बताती हूं। अभी देखो 11 को एक बार रिपीट कर लेती हूँ, फिर से वापस बता दूंगी। देखो ये साफ कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून, कोई विधि, कोई अधिनियम बनेगा, कोई संशोधन होगा तो वह संसद के द्वारा किया जाएगा। एक बात साफ समझ लेना, कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि यूएनओ नागरिकता के लिए नियम बनाता है ना, ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान बनाएगा। नागरिकता के लिए उपबंध व्यवस्थाएं, कानून केवल संसद द्वारा ही बनाई जाएंगी। मेरी बात को एकदम कंठस्थ करना, एकदम गौर से सुनना कि नागरिकता के लिए जो नियम, कायदे, कानून है संसद बनाएगी। राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है, विदेशियों के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगली बात, आपके यहाँ गृह मंत्रालय के नियंत्रण में नागरिकता आता है, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री में आएगी नागरिकता। मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब हमने कितने अनुच्छेदों की बात कर ली? 11 अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है। एक बार उनको फिर रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि संविधान जब लागू होगा तब जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ, माता पिता में से कोई पैदा हुआ, या फिर वो अगर 5 साल पहले से रह रहा है, वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा? अनुच्छेद 6 में लिखा है 19 जुलाई 1948
19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया तो सामान्य रूप में भारत का नागरिक होगा, और अगर 1948 के बाद आता है, अगर उसके बाद भारत में आता है तो उस व्यक्ति को 6 माह पहले भारत में रहना होगा और उसके बाद वह रजिस्ट्रेशन करवा सकता है नागरिकता को लेकर। साथ में हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है भारत से, बिल्कुल जा सकता है, और जैसे पाकिस्तान में नागरिकता लेगा भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसी में लिखा है अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान से वापस आ गया, उस व्यक्ति को भी 6 माह तक भारत में रहना होगा और उसके बाद वह पंजीकरण करवाकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह भी पॉइंट क्लियर। अनुच्छेद हमने अगला कौन सा पढ़ा था? 8वां। हाँ, 8वें अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि जो भारत मूल के हैं, जो भारतीय मूल के हैं, मतलब जिनमें से दादा दादी माता पिता किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो और वो विदेश में रह रहे हो, वो विदेश में रह रहे हो, तो उन्हें भारत की नागरिकता किस प्रकार दी जा सकती है, उसके उपबंध है आपके अनुच्छेद 8 के अंदर। अनुच्छेद 9वां कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाकर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है स्वेच्छा से, ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है, विदेशी नागरिकता अगर स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इससे अगला हमने पढ़ा 10वां, उसमें साफ लिखा है नागरिकता संबंधी जो अधिकार, नियम, कायदे, कानून, प्रावधान है वह तब तक रहेंगे जब तक संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर देती है। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी उपबंध अनुच्छेद तब तक रहेंगे जब तक संसद उनमें परिवर्तन नहीं कर देती है। हमने अनुच्छेद 11 देखा। अनुच्छेद 11 देखा, 11 में क्या है? नागरिकता को अर्जित करने या नागरिकता को समाप्त करने या नागरिकता को लेकर अन्य कोई भी कानून बनेगा तो वह कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है, विदेश का कोई योगदान नहीं है। केवल संसद में विधेयक बनाकर पेश करके संसद में पारित करवाकर ही आप कानून बना सकते हो, अधिनियम बना सकते हो, जिसमें नागरिकता आपका जो है वो गृह मंत्रालय, संसदीय मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय में आता है। ठीक है, ये आपके नागरिकता को लेकर 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपके यहाँ एक नागरिकता अधिकार, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम बना था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। क्या बना था? 1955। ठीक है, तो 1955 के अंदर भी क्या हुआ? बहुत सारे संशोधन हुए। ऐसा थोड़ी ना कि 55 में बन गया और वो फाइनल आज तक, मतलब आज तक भी देखो 2019वां जो अभी आपके यहाँ एक अमेंडमेंट बिल पारित हुआ था उसके माध्यम से भी क्या हुआ है बच्चों? संशोधन हुआ है। ठीक है ना, तो मेरी बात को समझे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है उसकी चर्चा कल कर लेते हैं। क्लास का टाइमिंग अपना 3 बजे का रहता है रेगुलरली। ठीक है ना, मेरी बात को क्लियर समझे। तो अगर आपको अब आपकी जो बात है कि मैडम 7 साल रहना जरूरी होता है, अन्य कोई इस कारण भेज सकता है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंदर है। ठीक है ना, वो 55 के अंदर है सारी बातें, किस प्रकार अर्जित किया जाएगा। आज आप लोग 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हो और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये बात लिखी है 1955 के अंदर, 1955 का जो अधिनियम है उसमें लिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका एक पॉइंट और आ जाता है आपके, जैसे कि ये NRI। ठीक है ना, आपके NRI ओवरसीज इंडियंस। ठीक है ना, तो ये भी जो उपबंध है इनकी भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ये कल अपना जो नागरिकता है वो कंप्लीट हो जाएगा।